नमस्कार निमेश टुडे में आपका स्वागत है। चलिए आज के हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपको रूबरू कराते हैं कि ऐसी शख्सियत जिन्होंने देश की बॉर्डर पे लड़ाई लड़ी, आर्मी में वे हवलदार के पद पर रहे और 1971 में पाकिस्तान से दो हाथ किए और पाकिस्तान को सबक सिखाया। जी हाँ, हमारे बीच है आर्मी से रिटायर्ड हवलदार श्री चतर सिंह जी गहलोत साहब। चतर सिंह जी, आपका निमेश टुडे में स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपकी प्रारंभिक जर्नी बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस तरह से शिक्षा हुई और आपकी परवरिश कैसे हुई। मेरा जन्म बूंदी राजस्थान में हुआ था। मैंने हायर सेकेंडरी क्लास पास करके और कोटा में मैं भर्ती हुआ। मुझे वायरलेस ऑपरेटर की पोस्ट मिली। उसके बाद में मैंने ट्रेनिंग करने के बाद में मेरे को यूनिट 15280 मिली, जो रेंजिंग थी वो मैंने खड़ी करी। और उसके बाद 71 की लड़ाई में हम भरतपुर से, वहाँ से नवंबर के आखिरी में आपने आर्मी ज्वाइन करने का मतलब परिवार में पहले से कोई आर्मी में थे या आपका सपना था सेना में जाने का? नहीं, मेरा सपना था कि मैं सेना में जाके देश सेवा में कुछ करूं। तो मैं इसीलिए देश सेवा में पढ़ने के बाद भी, उस समय हायर सेकेंडरी बहुत बड़े माने रखती थी, उसके बावजूद भी मैं सेना में हुआ। और सेना में होने के बाद मेरा सौभाग्य है कि मुझे लड़ाई में जाने का मौका मिला। तो आपने सेना में कौन से सन में भर्ती हो गए थे आप? मैं 1966 में भर्ती हो गया। कहाँ से हुए थे? मैं कोटा से हुआ था। कोटा से भर्ती हुए थे। उस समय था कि जब लोगों में था एक जज्बा था सेना में जाने का? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेरे अंदर शुरू से ये लालसा थी कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि मैं स्वयं सेवक रहा हूँ। और मैं स्वयं सेवक होने के बाद मेरा शुरू से यही प्रण है कि मैं देश की सेना के लिए कुछ करूं। तो मेरे को उसके बाद 1966 में आप सेना में आ गए थे? 66 में आ गया था मैं सेना में। अच्छा, कौन से पद पे आए थे आप? उस समय सिपाही होते हैं, सिपाही के पद पर आए थे। सिपाही के ही पद पे था। और 71 की लड़ाई में मैं भरतपुर से, मेरे को सीमा पे जाने का जोधपुर सेक्टर। मतलब ये 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई लड़ी थी, उस समय का वो समय था? वो उसी समय का मैं वर्णन कर रहा हूँ कि हमें जोधपुर सेक्टर में हम गए। जोधपुर सेक्टर में हमारे यूनिट के 3 भाग हुए थे। हमारी एयर डिफेंस यूनिट थी, तो एक बाड़मेर गया, एक जैसलमेर गए और एक जोधपुर में। 3 यूनिट डिप्लॉय हुई। तो मैं वायरलेस ऑपरेटर था, तो मैं ओपी पे रहता था। ओपी क्या होता है? ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती है, जो सीमा के अपने एरिया को देखती है और जो प्लेन आता है उसकी जानकारी अपने तोपों को देती है, तोप उसको फायर करती है। तो इस प्रकार से हम उस युद्ध में थे। उस युद्ध के बाद में जो युद्ध चल रहा था, तब आम जनता का भी हमें बहुत प्रेम मिल रहा था। अच्छा, ये जो आपकी जो ड्यूटी थी वो बॉर्डर से कितनी दूरी पर होती थी? बॉर्डर पे ही होती थी। बॉर्डर पे ही रहते थे? बॉर्डर पे ही होती थी, क्योंकि सीमा पे ही वायरलेस ऑपरेटर का काम सीमा पे ही होता है और सीमा पे ही अपने गनों को फायर के लिए बुलाता है। तो आपका मुख्य काम क्या था? मेरा काम यही था, सीमा अपने गनों को खबर करना और उनके थ्रेट से दुश्मन के ऊपर अटैक करना। मतलब जब भी कोई मिसाइल या कोई कुछ आता था उस समय जो, तो उसकी जानकारी देते थे आप? उसी की जानकारी हम देते थे कि प्लेन इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है और इतनी ऊंचाई, तो इसके ऊपर वो फायर करते थे और दुश्मन को बर्बाद करते थे। तो ये जोधपुर सेक्टर में तैनात थे आप? जोधपुर सेक्टर में था। कितने दिन युद्ध चला था? ये 13 दिन युद्ध चला था। किस तरह? तो रात दिन ड्यूटी देना रहती थी? लड़ाई तो रात में ही होती, दिन में तो बहुत पैरा ड्रॉपिंग होती है। अच्छा। लेकिन लड़ाई रात में ही होती थी और रात में वो मतलब बिल्कुल अंधेरा रहता था। अच्छा। उस समय वो गन भी गिराते थे, तोप भी अपने फायरिंग भी करते थे, तो पता नहीं लगता था कहाँ गिरती। 71 के लड़ाई में क्योंकि अंधेरा, उनको मालूम नहीं कहाँ गिरा है, कहाँ नहीं, जहाँ मर जाए वही गिरा है। ऐसा? तो ये जो 1971 की जो लड़ाई थी उसका मूल कारण क्या था? मूल कारण यही था, हमने तो युद्ध नहीं छेड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने। उसका कारण ये बांग्लादेश के शरणार्थी भारत में आ गए थे। और भारत में आने के बाद हमारी इतनी आबादी हो गई थी कि हमारे को रहने के लिए, मतलब यहाँ हमारी चरमरा गए थे पैसे, खाने के लिए, व्यवस्था के लिए, क्योंकि ज़्यादा मेहमान आ जाते तो क्या होता। हमने पाकिस्तान में जा करके बांग्लादेश को समझाने के लिए कोशिश की है। नॉर्थ पाकिस्तान और साउथ दोनों का झगड़ा हो गया था। तो उसके बाद फिर जब नहीं माने, आखिर में हमने इस बात के लिए भी सबको, यूएनओ को भी खबर कर दी थी हमारे सेना ने, हमारे सरकार ने। और उसके बाद भी नहीं माने तो 22 नवंबर को पाकिस्तान ने हमारे भारत के आगरा दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर आक्रमण किया था, बमबारी की थी। तो उसके बाद हमने भी पाकिस्तान के ऊपर बमबारी करी। लेकिन उसके बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनका ये कहना था कि 10 दिन के अंदर हम दिल्ली के अंदर अपने पाकिस्तान का झंडा लहरा देंगे।
और हमको इन भारत को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन 2 सितंबर की रात को 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण किया और पाकिस्तान के आक्रमण करने के बाद भारत ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब देने के बाद में उस स्थिति में मैं भी था। अच्छा, ये जो आप जब वहाँ बॉर्डर पे तैनात रहते थे तो किस तरह से, मतलब रात भर हमले होते थे, रात भर आवाजें आती थी, धमाके होते थे, उस दौरान किस तरह का आपकी ड्यूटी रहती थी? कहीं कोई मन में भय, डर या ऐसा कुछ ऐसा माहौल रहता था? नहीं, हमारी तो सीमा पे टेरर ट्रैपिंग होता था, तो अगर एक झाड़ी भी हिलती थी तो लगता था कि कोई दुश्मन एरिया में आ गया है, तो फिर उसके ऊपर फायर कर देते थे। ऐसा तो मतलब ट्रैपिंग होता था। टेरर ट्रैपिंग में दुश्मन भी घुसता था और उसे सब दबाव भी करते थे, फायर भी होता था। अच्छा, तो ये घटना तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन उस समय बराबर लड़ाई चलती थी, भारत ने उसमें जीत पाई। तो ये 13 दिन तक आप जोधपुर सेक्टर में तैनात रहे? जी हाँ, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, क्योंकि मैं उधर सेक्टर में मैं वायरलेस ऑपरेटर था। मेरे गाड़ी लेके जब सेट खत्म हो जाते वहाँ वायरलेस सेट देने भी जाना पड़ता था, तो इसलिए मैं जैसलमेर, बाड़मेर भी जा करके ना उनको सेट दे करके आता था। तो ये उस समय हथियार किस तरह के थे? आजकल तो मेरे ख्याल से ड्रोन और मिसाइलें हैं, उस समय ये बम गिराते थे या गोलियां चलाते थे, किस तरह की युद्ध होता था? ये बम्बार्डमेंट होता था, जैसे भारत की HF-24, MiG-19, MiG-24 ऐसे प्लेन हुआ करते थे जो दुश्मन के एरिया में गिराते थे। ऐसी मराज वगैरह उनके पाकिस्तान के, अपने भारत के भी होते थे, तो काफी प्लेन उनके ऊपर चलता था। तो ये जैसे कोई प्लेन भारतीय सीमा में प्रवेश करता था, आप वायरलेस सेट की सूचना देते? और वो उसको बर्बाद कर देते, डिस्ट्रॉय कर देते ऊपर, अच्छा, और वो चला जाता। लगभग कितने प्लेन गिराए होंगे? ये तो मुझे इतना तो सीमा में पता नहीं कितने प्लेन गिरे, लेकिन नुकसान बहुत हुआ पाकिस्तान को नुकसान? सेना हमारा भी डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन इतना नहीं हो। हमारे जो टैंक थे, अर्जुन टैंक, वो अर्जुन टैंक इतने भयंकर थे कि उनके जो पाकिस्तान के टैंक है वो अभी भी हमारी सीमाओं पे पड़े हुए हैं, जा करके देख सकते हैं। पाकिस्तान के टैंकों को हमने बर्बाद किया था, और जैसलमेर सेक्टर में जाते हैं तो आपको आम जगह देखोगे कि पाकिस्तान के टैंक वहाँ कितने पड़े हुए, आज भी निशानी है? आज भी निशानी होती। तो ये जो भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच उस समय क्या माहौल होता था कि आम पब्लिक का किस तरह से रिस्पॉन्स होता था? क्योंकि आज फिर मेरे ख्याल से 1971 के बाद फिर जंग के हालत बन गए हैं और माहौल इस तरह से हो गया है कि एक दोनों तरफ बमबारी शुरू हो गई है। क्या माहौल होता था उस समय? माहौल ये था कि जनता का अथाह प्रेम मिलता था। हम सीमा पे थे तो हमारी बहन, बेटियां, माताएं स्वेटर बना बना करके, जर्सी है, स्वेटर है, हाथ के दस्ताने इतने भेजती थी कि मतलब पहनो कितने पहनो, आखिर हम मतलब इतना प्रेम, अथाह प्रेम। लोगों ने बताया ब्लड डोनेशन की तो बात इतनी थी कि इतना ब्लड हो गया कि रोकना पड़ा कि अभी ब्लड डोनेशन नहीं चाहिए। तो इतना अथाह प्रेम जनता का, भारत की जनता का, कि अपने सैनिकों के प्रति, अपने देश के प्रति इतना प्रेम भाव शायद घर वाले भी नहीं देते, इतनी आम जनता। मतलब समय जब युद्ध हुआ था तब ठंड रहती हुई उस समय? 30 दिसंबर का महीना, 3 दिसंबर से और 16 दिसंबर तक युद्ध चला था। 13 दिन तक युद्ध चला था, और दिसंबर का महीना था। सीमाएं हमारे बॉर्डर पे बर्फीले इलाके में थी, तो जनता ने बहुत प्रेम किया। उसके बाद नीमच की जनता का भी मैं बताना चाहता हूँ। वो आप बता रहे कारगिल युद्ध के समय? कारगिल के युद्ध के समय में, कारगिल के युद्ध के समय रिटायर हो गया था, लेकिन हमारे जिला सैनिक बोर्ड और हम मिल करके यहाँ पे कुछ सैनिक कोष के लिए हम प्रयास कर रहे थे कि सैनिक कोष में कुछ हम जमा कर दें। तो यहाँ जनता का इतना प्रेम मिला कि एक ठेले वाले ने भी अपने सैनिक के नाम से उसको 10 रुपये दिए, लेकिन दिए। इतना प्रेम, अथा प्रेम नीमच का बना। और आज भी अगर जरूरत पड़ती है तो भारत के अंदर कोष की अगर जरूरत पड़ती है नीमच में सेना को, तो इतना पैसा देगी कि शायद गिनी बुक में भी नाम उसका जुड़ जाएगा। जैसा कि ब्लड डोनेशन में हमारे सेना को ब्लड डोनेशन के लिए जरूरत पड़ी थी, तो ब्लड डोनेशन इतना नीमच का हुआ कि गिनीज बुक में नाम हो गया। और दूसरी बात, इतना सहयोग किया कि गिनीज बुक में आज भी नाम सेना के नाम से जुड़ा। इसलिए नीमच का प्रेम भी, सेना के प्रति जनता इतना प्रेम रखती है कि भारत माता की जय कहते हुए अथाह जो भी चाहिए वो देने को तैयार है। 1971 के युद्ध में तो पाकिस्तान की करारी हार हुई थी। उस समय लगभग 93,000 सैनिकों ने समर्थन कर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल करा था। और जहाँ तक कि मैं बताऊं कि जब लड़ाई चल रही थी तो 15 दिसंबर को हमारा मानिक शाह जी, जो मानिक शाह जो हमारे फील्ड मार्शल थे, उन्होंने 14 दिसंबर को 15 नवंबर को एक कह दिया था
कि आप अपने आप को समर्पण कर दो, नहीं तो हम आपके ये पूरा पाकिस्तान कब्जे में कर लेंगे। तो सेना जब सेना पाकिस्तान के कितने हिस्से तक अंदर घुस गई थी उस समय? नहीं घुसी तो कहाँ थी, वो तो अंदर आने का प्रयास कर रही थी लेकिन घुस नहीं पाई। घुसी थी तो एक बार ऐसा ही हुआ था कि वो घुसी थी, हमारा दोनों तरफ से पाकिस्तान में घुस रहे थे, उनकी सेना भारत में घुस गई थी। तो उसका हमारे 150 लोगों ने उन 2500 लोगों को ऐसा सबक सिखाया कि उनको वापस जाना पड़ा। इसलिए पाकिस्तान की सेना में इतना दम नहीं है। नहीं, भारत के हमारी सेना भी अंदर घुसी थी। हाँ घुसी थी नहीं, कितने किलोमीटर अंदर घुसी थी? करीबन हम दोनों तरफ से जा रहे थे। अच्छा। जैसलमेर देखने की बात है, लोंगेवाला सुना होगा आपने। हाँ, लोंगेवाला नाम। लोंगेवाला के अंदर हमारे 100-150 सैनिकों ने जी। उनको उनके हजारों की संख्या में उनको बर्बाद कर दिया। और हम तो उधर से वापस रिटर्न हुए थे, उनका ही प्लान था कि दोनों तरफ से ये घुसे और हम भारत में घुसे। तो वो भारत में घुसे थे, हम चाइना से उधर आक्रमण कर रहे थे। तब पता लगा कि ये तो पूरे पाकिस्तान आ गए, तो हमारी सेना ने 150 लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण किया और उनकी हजारों की संख्या में वापस करना पड़ा। और हमने उसके ऊपर सुबह 4 बजे बाबा पायलट थे जोधपुर के, उन्होंने प्लेन उड़ाया जो उनकी सेना को खत्म किया। जी, तो मतलब ये ऐतिहासिक विजय थी 1971 की युद्ध की। बिल्कुल ऐतिहासिक विजय थी। हमने हर बार पाकिस्तान ने जब भी युद्ध किया उसने मुंह की खाई है और वो उसके बाद भी नहीं मानता है। अब वो लड़ाई से तो जीत नहीं सकता, तो उसने ये छोटे मोटे ये आतंकवादी और ऐसी इस प्रकार की बातें करके और वो भारत को कमजोर करना चाह रहा था। लेकिन भारत को जब कमजोर करना चाहा तो उसने इसका उदाहरण देखा नहीं कि भारत क्या करेगा। अब उसने जबरन भारत को छेड़ा है। आज भारत को छेड़ा है तो भारत क्या करेगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन उसको पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जंग के जो हालात आपके दौर में भी थे और आज के दौर में भी है, क्या फर्क समझते हैं? फर्क तो इतना है कि आजकल टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी थी, इसलिए फर्क तो है। अच्छा। आज हम टेक्नोलॉजी में भी दुनिया में सबसे नंबर 1 है और उस समय भी दुनिया में सबसे नंबर 1 थे, जब भी पाकिस्तान को मुंह की खिला दिया। यानी कि कोई हथियार सहित अपने देश को दूसरे देश में समर्पण करे, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। तो यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे फिर रूबरू होंगे आर्मी से रिटायर्ड हवलदार चतर सिंह जी, जिन्होंने 1971 का युद्ध लड़ा और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। अगर आपके घर में भी है बहन बेटियों की शादी, तो आपको आना है नीमच आना है सावलिया फर्नीचर बर्तन इलेक्ट्रॉनिक पर। हम देंगे आपको बर्तन इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर, जिसमें आपको डबल बेड, अलमीरा, गद्दा, सोफा, कंबल सेट, आपको मिल जाएगा डबल डोर फ्रिज, सिंगल डोर फ्रिज, हायर, एलजी, सैमसंग, A to Z कंपनी में वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी, एलईडी भी मिल जाएगी, फ्रिज भी मिल जाएगा, कूलर भी मिल जाएगा। और रही बात बर्तनों की, तो बर्तन भी आपको A to Z हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो पूरी शादी का सामान खरीदना है आपको तो कहीं नहीं जाना, एक जगह एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलने वाला है। बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक A to Z। ऐसा नहीं कि बाजार में गए कहीं से आप ठेले में भर के फ्रिज ला रहे हो, कहीं ठेले में भर के बर्तन ला रहे हो, कहीं से बेड ला रहे हो, कहीं से अलमारी ला रहे हो, कहीं नहीं जाना है। सिर्फ एक ही जगह ना, सावलिया फर्नीचर नीमच पर A to Z चीजें मिल जाएगी आपको। जो रेट हम देंगे, जो क्वालिटी हम देंगे, वो पूरे आपको नीमच, मंदसौर, भीलवाड़ा, क्या रतलाम तक भी आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो भैया जल्दी से जल्दी विजिट करें आप सावलिया फर्नीचर। नमस्कार, नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। हमारे बीच है हवलदार चतर सिंह जी गहलोत, जो कि सेना से रिटायर्ड है
और भारत पाक जंग के बीच तमाम हालतों पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में उपस्थित हुए। छतर सिंह जी, जब ये आप 1971 के युद्ध में जब बॉर्डर पे तैनात थे तो उस समय का ऐसा कुछ प्रसंग याद है जब आप पाकिस्तान की सीमा पे घुसे हो, दुश्मन से आमना सामना हो गया हो? जी हाँ, मैं डीओपी था, जी। तो जहाँ वायरलेस सेट की जरूरत होती थी वहाँ जीप के साथ में वायरलेस सेट और गाड़ी लेने जाता था। ऐसा ही प्रसंग मेरे साथ हुआ कि मैं 14 तारीख को मोनाबाद सेक्टर के अंदर, मोनाबाद से जब हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर प्रवेश किया, उस समय मैं वायरलेस सेट पट्टे की बेरी में देने गया था। तो उस समय खोखरा पारा पाकिस्तान के अंदर है, और खोखरा पारा के अंदर जो लाशें और जो स्थिति देखी, मेरे दिल के अंदर इतना महसूस हुआ कि यार देखो क्या हाल हो रहा है। वो देख के चूल्हे, किसी का स्तन काटा हुआ, किसी प्रकार से मतलब औरतों पर उनका हाल कर रखा था। ये पाकिस्तान में किया? पाकिस्तान के एरिया में हो रहा था। और पट्टे की बेरी से हम जा करके, जैसे ही हम पट्टे की बेरी पहुंचे, सुबह 4 बजे आक्रमण करना था, लेकिन रात को 12 बजे हॉट फायर का आर्डर हो गया। और 15 तारीख की रात को, यानी 16 तारीख को तो युद्ध खत्म हो गया। युद्ध खत्म हो गया। ये जो इन्होंने जो सैनिकों ने 90,000 सैनिकों ने सरेंडर कहाँ किया था? 90,000 नहीं मानने में 93,000 ने माना। ये 93,000 सैनिकों ने रेड क्रॉस ग्राउंड, पाकिस्तान का रेड क्रॉस ग्राउंड है, उसके अंदर सारे 93,000 सैनिक इकट्ठे हुए हथियार लेकर के। अच्छा। और हथियार लेकर के आत्मसमर्पण किया और हैंड ओवर टेकिंग ओवर। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और उनके नियाजी दोनों ने एक टेबल पे बैठ करके हैंड ओवर टेक ओवर किया और भारत को समर्पण किया कि 93,000 सैनिक हम आपको समर्पण कर रहे हैं। और इसके बाद ही बांग्लादेश अलग हुआ? उसके बाद तो फिर बांग्लादेश अलग हुआ। ऐसा? और 93,000 सैनिक जीतने के बाद में भारत ने वापिस उनको हाँ। उनकी जगह, जीती हुई जगह और उनके सैनिकों को वापिस पाकिस्तान को दे दिया। ये संयुक्त था भारत। तो भारत ने मतलब इतनी जमीन उस समय इतनी जमीन कवर कर ली थी पाकिस्तान को? बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर कराची तक पहुंच गए थे हम। भारत कराची तक पहुंच गया? कराची तक गए थे। अगर एक दिन और युद्ध चल जाता हाँ। तो कराची में हमारा भारत का झंडा लहरा जाता। ऐसा? हाँ। तो ये जो रेड क्रॉस ग्राउंड बता रहे हैं, ये कहाँ कराची में ही है क्या? हाँ, वो रेड क्रॉस ग्राउंड तो वहाँ पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान में? तो वहीं पे 93,000 सैनिकों ने? 93,000 सैनिकों ने मैदान के अंदर, बहुत बड़ा मैदान है, अच्छा। उसके अंदर 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। अच्छा। तो ये उसके बावजूद भी अब जो हालत बन रहे हैं तो पाकिस्तान हर बार मान नहीं रहा है। अब क्या स्थिति है, क्योंकि जंग लगातार आज तीसरा चौथा दिन है और रातों को मिसाइलें दागी जा रही है और ड्रोन से हमले हो रहे हैं, भारत भी करारा जवाब दे रहा है। कितने दिन युद्ध चलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, 65 के युद्ध में भी पाकिस्तान ने मार खाई है, हारा है। 73 की लड़ाई में तो अपने आप को समर्पण ही कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सेना, यानी पूरा पाकिस्तान ही भारत को समर्पण कर दिया था। उसके बावजूद अभी भी युद्ध कर रहा है। मतलब बार बार मार खाने के बाद भी नहीं मान रहा है और फिर अभी युद्ध कर रहा है। तो आगे क्या, आम जनता और आप सब को मालूम है कि इसका परिणाम क्या होगा। और इसके बाद अगर फिर भी नहीं माना तो उसके बाद फिर आने वाला समय देखेगा कि हम जिसको बार बार मार रहे हैं वो बार बार उठ करके हमला करता है, लेकिन इतना बेशर्म है कि उसको ये पता नहीं कि मैं कितनी बार मार खा चुका हूँ, आज फिर हमला कर रहा हूँ, मुझे मार खानी है और मुझे समर्पण होना है। इसमें कोई दो राय नहीं। और पाकिस्तान निश्चित अपने आप को समर्पण करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब ये युद्ध, इस युद्ध में भी भारत की फतेह होगी? फतेह होगी। पाकिस्तान अपने आप को आत्मसमर्पण करेगा, ये वक्त बताएगा। आप देखते रहिए, आने वाला समय कहेगा कि मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ, पाकिस्तान कहेगा। टेक्नोलॉजी में कितना अंतर मानते हैं? जिस समय आप थे उस समय तो तोप थी और आप बता रहे कि वायरलेस सेट से सारा सिस्टम होता था। आजकल तो मेरे ख्याल से पूरा एयर सिस्टम हो गया, जिस तरह से ड्रोन आ रहे हैं उनको मिसाइलों को गिराया जा रहा है। तो जैसा सिस्टम वो चाहते हैं उससे ज़्यादा सिस्टम हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अच्छा। हमने उनके हर जो आक्रमण को फेल किया है, जी जी। उनका एक भी आक्रमण सफल नहीं हुआ है। और भारत ने जितनी जगह उतने समर्पण किए, जितने फायर किए उनको उन्होंने तो, भारत ने तो आम जनता के बीच में भी नहीं किए। उन्होंने तो सेना के जो स्थान है वहाँ पे फायर किया। हमने आम जनता को तो परेशान ही नहीं किया, वो तो जनता को परेशान कर रहे हैं। और भारत ने तो उनके आतंकवादी जो अड्डे थे वो नो जो टेररिस्ट पॉइंट तो उन सबको तबाह कर दिया। वो तो करना ही था, और थोड़े बहुत बचे वो और हो जाएंगे। अच्छा, जिस तरह से ये पहले एयर स्ट्राइक हुई, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर अभी ये मिसाइल स्ट्राइक हुई, इस तरह की जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने की स्थिति, ये पहले कभी हुई थी?
देखिए, ये सैनिकों को काम, वो सैनिक अपने आप में जो काम होता है सैनिक करते रहते हैं, और आगे भी सैनिक जो सीमा है, जो उनके जो मिली है उसके अनुसार करते हैं। बाकी और ज़्यादा मैं बता नहीं आता। देखा। तो आपके नजरिए से क्या लगता है कितने दिनों युद्ध करने की संभावना है? नहीं, युद्ध तो ये देखो कितने दिन चलेगा ये नहीं बता सकता, लेकिन जल्दी ही पाकिस्तान समर्पण कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक ठीक, धन्यवाद। तो आप थे चतर सिंह जी गहलोत, जो कि भारतीय सेना में हवलदार के पद पर रहे। 1971 के युद्ध में भारत की जो सेना का अहम हिस्सा रहे, जिन्होंने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और 93,000 पाक सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया। बने रहे नीमच टुडे के साथ और देखते रहे हमारा खास कार्यक्रम सुबह सवेरे।